जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हिंदी साहित्य का ये जो हम लोग का भक्ति काल है वो आज के लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। देखिए, कई लोग परेशान हो रहे हैं कि सर हिंदी साहित्य खत्म हो जाएगी कि नहीं खत्म हो जाएगी। एक बात समझिए, कॉमन सेंस की बात है। ये वादा किया गया कि 15 दिन पहले मेंस के समाप्त कर दिया जाएगा हिंदी साहित्य का बैच। रिकॉर्डेड क्लासेस है जो 2024 में ज्वाइन, मतलब जो जिनको 2024 में देना है, चाहे 25 में देना है, कभी भी देना है, उनके लिए तो कोई लोड ही नहीं है 2024-25 वालों के लिए। पहली बात तो ये कि ये रिकॉर्डेड ही रहेंगी। हिंदी साहित्य में कुछ सिलेबस चेंज होता नहीं है, तो इसके लिए अलग से रिकॉर्डेड नहीं होंगी। 24-25 के लिए सेम क्लासेस जाएंगी। बस क्या होगा, 23 वाला पेपर आइडिया डिस्कशन किया जाएगा, तो दो दो क्लासेस बढ़ती जाएंगी। जैसे 23 वाले पेपर को 24 वाले में डिस्कशन कर दिया जाएगा, 24 वाले पेपर को 25 वाले में डिस्कशन कर दिया जाएगा। यही चीजें वैल्यू एडिशन की जाएंगी। तो 24-25 में ये है, कुछ लगेगा कि इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं तो इन्हीं क्लासेस में ऐड करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं एक बार को इस बार वाले की। तो आज जो ये, जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज मैं तारीख बता दे रहा हूं, ये है 19 जून। ठीक है, 19 जून। ठीक है, 19 जून तारीख है। अभी 19 जुलाई यानी 1 महीना, 19 अगस्त यानी 2 महीना, 19 सितंबर यानी 3 महीना। तो 3 महीना अब आपके बचे हुए हैं मेंस को लेके। 4-5 दिन कम कर लीजिए। ठीक है, लगभग 3 महीने बचे हुए हैं। और 2 महीने 10 दिन में, 2 महीने 10 दिन में आराम से सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए एकदम परेशान नहीं होना है। जितनी क्लासेस हैं उसको कीजिए। समय इस वजह से दिया गया था प्री के बाद, पहली बात तो ये कि आपका रिजल्ट आ जाए, उसके लिए कई लोग वेट कर रहे थे। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण ये थी कि अभी तक जितनी क्लासेस हुई हैं, लगभग 35 क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी। वो 35 क्लासेस एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने की होगी, इन केस की होगी, तो प्रीलिम से पहले की होगी, तो बेटर ये होगा कि एक बार फ्लो में आ जाइए, एक बार माइंडसेट में आ जाइए, तो वो पुरानी क्लासेस कर लीजिए। ठीक है, ये बात इस वजह से समय दिया गया था। रेगुलर अब क्लासेस चलेगी। कोशिश यही रहेगी कि अभी स्टार्टिंग के 1 से 2 वीक, अभी स्टार्टिंग के हफ्ते में 3 से 4 क्लासेस होंगी। उसके बाद रेगुलर क्लासेस होनी शुरू होंगी, हफ्ते में 5 दिन, हफ्ते में 6 दिन, इतनी क्लासेस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, एक चीज अब यहाँ पे समझता, पेपर 1 में अभी हम लोग का चल रहा है भक्ति काल। ये चल रहा है पेपर 1 में भक्ति काल। पेपर 1 का जो पार्ट 1 है यानी भाषा खंड है, सत्यप्रकाश सर के अनुसार 2 से 3 क्लास में वो खत्म हो जाएगा। तो भाषा खंड यानी पेपर 1 का 50% हिस्सा तो खत्म हो गया। पेपर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसका भी लगभग हमने 20% प्लस कर लिया है। ठीक है, भक्ति काल, ये भक्ति काल आज खत्म हो जाएगी। इसके बाद रीति काल होगी। ठीक है, रीति काल होगी। अच्छा, यहां पर भी थोड़ा बात समझ लीजिए ताकि आप लोगों को टेंशन खत्म हो जाए। 1-2 बच्चे हैं वो रोज इरिटेट होते हैं, उनको सिलेबस की पहचान नहीं है, सिलेबस का उनको पता है नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो रोज इरिटेट होते हैं, फिर रोज एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर खत्म तो हो जाएगा ना, खत्म तो हो जाएगा ना। वो समझने की कोशिश नहीं करते कि कैसे खत्म होगा। पहले समझिए, पेपर 1 और पेपर 2 का अगर सिलेबस देखेंगे तो जो अभी हम लोग भक्ति काल कर रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास के बारे में अलग से पढ़ रहे हैं। पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में रामचरितमानस ही तो है, रामचरितमानस का सुंदरकांड ही तो है। तो अभी जब हम गोस्वामी तुलसीदास बारे में समझ चुके हैं, तो एक ही 2 क्वेश्चन तो इसके बारे में वहां पे करेंगे जो पेपर 2 में है। कवितावली ही तो है, तो एक क्वेश्चन कवितावली पे करेंगे, एक क्वेश्चन इस पे करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बैकग्राउंड तो बनाएंगे नहीं। इसी प्रकार से सूरदास के बारे में जब हमने डिटेल में कर लिया है भक्ति काल में, तो सूरदास के एक ही 2 प्रश्न तो उठाएंगे कि गोपियों की विरह वेदना क्या है, जो एकदम सिंपल सा प्रश्न आता है, सूरदास का सौंदर्य वर्णन, यही तो प्रश्न दो डिस्कशन करेंगे। तो पेपर 1 जब हम करते हैं तो पेपर 2 का जो मेजर पार्ट है उसका बैकग्राउंड वो करते चलते हैं। पेपर 1 के पार्ट 2 में मुझे समय इसी वजह से लग रहा है, क्लासेस मैंने अच्छी खासी ली है। ठीक है, क्लासेस मैंने अच्छी खासी ली है, लेकिन अभी स्लो पेस में आपको लग रहा होगा। उसका कारण क्या है, मुझे बैकग्राउंड बनाना पड़ रहा है। तुलसीदास जी के बारे में एक क्लास पूरी चली गई बैकग्राउंड बनाने में, जरूरी भी थी। मैं चाहूं तो स्किप कर सकता हूं, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा सकता हूं, इसमें मुझे एकदम समस्या नहीं लगेगी। लेकिन अगर अकल खोल के थोड़ा सा पैनिक हुए बिना अगर मामला समझेंगे कि केवल इस क्लास के भरोसे आपको नहीं जाना है, क्लास के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपने करने हैं, क्लास के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है, उसके लिए भी आपको समय चाहिए। तो क्लासेस जिस फ्रीक्वेंसी से चल रही हैं, प्रॉपर सही से चल रही हैं, ये मेरे खुद का अनुभव है इस बात के पीछे कि लगातार अगर आपको केवल क्लासेस दे दूंगा तो क्लासेस केवल और केवल बोरियत मात्र हो जाएंगी और कुछ नहीं होंगी। सारी क्लासेस ले लेंगे इकट्ठे, 2-4 क्लासेस करेंगे, फिर केवल और केवल मुझे गालियां देंगे। तो बेटर है जिस पेज से चला उस पेज से चलिए। पैरेलली अपने जीएस का टेस्ट सॉल्व कीजिए, अपना ऑप्शनल का जो रीडिंग है वो कीजिए, जो इसको पढ़ाया जा रहा है क्लास के पहले बैकग्राउंड देख के आइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, टॉपर्स की कॉपी देखिए। काम अच्छे खासे हैं आपके पास, केवल क्लास कर लेना उद्देश्य नहीं है। क्लास केवल सपोर्टिंग चीजें हैं जिससे आपका कंटेंट इनरिच हो रहा है। क्लास में आपको आंसर राइटिंग करना सिखाया जा रहा है, केवल इस उद्देश्य से क्लास है।
और सिलेबस आपको ये फील होगी एग्जाम तक कि आपका खत्म हो गया। तो आंसर राइटिंग तो 20-30 क्लासेस में आप सीख चुके हैं ना, उस बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। पहले इस बात को बताया गया था कि ये उनके लिए एकदम नहीं है जो एकदम बिगनर है, जो जीरो से पढ़ रहे हैं उनके लिए एकदम नहीं है। मतलब है आपने एक बार रीडिंग की होगी, एक बार रीडिंग की होगी, अब तक 30-35 क्लासेस हो चुकी हैं, आपको आंसर राइटिंग के हर चीज बता दी गई है। क्या देखो इसमें ऐसे आंसर राइटिंग करना है, इसमें ऐसे आंसर राइटिंग करना है, इसमें ऐसे आंसर राइटिंग करना है। तो जब हर चीज बता दी गई है तो इस बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए, इस बेसिस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सारे लोग परेशान भी नहीं हो रहे, जिनका मेंस है वो मेंस एकदम फोकस होकर मेंस की तैयारी कर रहे हैं। एक दो वो बच्चे जिनका इस बार प्री नहीं हुआ है अपनी फ्रस्ट्रेशन केवल उतार रहे हैं कि सर खत्म ही नहीं हो रहा है, कोर्स खत्म ही नहीं हो रहा है। भाई प्री के पहले 2 महीना पहले आपने ही रिक्वेस्ट की थी, आप ही लोगों ने, कि सर क्लासेस बंद की जाए, हिंदी लिटरेचर नहीं कराया जाए। मुझे तो प्री देना ही नहीं था, मैं आराम से पढ़ा देता। फिर अभी आप ही लोग कह रहे हैं, अभी आप ही लोग कहेंगे जिनका मेंस है ना वो भीड़े पड़े हैं, उनको मेंस, उनको पता है कि भैया वो अपना आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वो ये क्लासेस से उनको सपोर्ट चाहिए केवल, ठीक है। लेकिन जिनका मेंस नहीं है, जो प्री फेल होगा, उनको भाई अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारनी है। तो भाई ये बात भी मैं समझा दे रहा हूं, मत फ्रस्ट्रेट होइए, फोकस कीजिए, अगर आराम से करेंगे तो काम बन जाएगा। मैं कह रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं कि जब 2 महीने 15 दिन के अंदर क्लास खत्म होगी तो होगी, ठीक है। 75 क्लास नहीं लगेगी आपकी, तो डेली अगर एक क्लास भी बनती है ना नॉन एवरेज, अभी एक वीक की बात है, बस 3-4 क्लास चल रही है, उसके बाद 6 क्लास जरूरत पड़ेगी तो डेली 2-2 क्लास दे देंगे। मैं और सत्यप्रकाश सर 2 लोग मिलकर पढ़ा रहे हैं ना, 2-2 क्लास कर लेंगे। तो परेशान होने के बजाय स्टीडी ग्रोथ कीजिए। हमेशा एक क्विक ग्रोथ की बात डिमांड इकोनॉमिक्स में भी देखेंगे ना, इस तरह का ग्रोथ खतरनाक होता है जो सीधे पीक पे चढ़ता है। इस तरह का जो ग्रोथ होता है स्लो लेकिन स्टीडी, वो लॉन्ग समय तक टिकाऊ होता है। तो स्लो एंड स्टडी कीजिए। अभी प्री का रिजल्ट आया है, चीजों को अपना रिवाइज कीजिए, जो अभी तक नोट्स पढ़ा है उसको देखिए, आंसर राइटिंग सीख के अपने मन से आंसर राइटिंग कीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मैंने आपको गोस्वामी तुलसीदास का कलयुग वर्णन बता दिया था, ठीक है। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन पहले तुलसीदास जी से अलग होकर हट के कर लेते हैं, तो रिवीजन हो जाएगा। तो सूफी पढ़ा दिया था आपको, कृष्ण भक्ति पढ़ा दिया था, तो आपको लगभग ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी थी। अब थोड़ा एक चीज पहले हट के कर लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये है जो कि एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये मतलब बहुत ज्यादा चांस है कि ये यूपीएससी में डायरेक्ट पूछ दे, ठीक है, बहुत ज्यादा चांस है। तो आप इसको एक बार थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा भक्ति काव्य सांस्कृतिक संवाद की कविता है, जिसके प्रमाण संत काव्य और सूफी काव्य भी हैं। दोनों काव्य धाराओं के प्रमुख कवियों के नामोल्लेख करते हुए उपर्युक्त मत का परीक्षण कीजिए। प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न की समझ बनानी है। और एक चीज और, सब्जेक्टिव पेपर है भाई, तो सब्जेक्टिव पेपर में सबका अलग अलग अप्रोच होगा प्रश्न को लेके, सबके एग्जाम्पल्स अलग अलग होने चाहिए। तो यहां पर भी एक कंटेंट में भी एग्जाम्पल दिया है, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मैं भी कराऊंगा। आपको क्या करना है, उन्हीं में से कुछ आगे पीछे करके अपने एग्जाम्पल्स बनाने हैं। तो या तो जो मैं एक्स्ट्रा अभी कराऊंगा उसको आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, या जो इस कंटेंट में दिया है जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं उसको मिक्स कर लीजिएगा, कुछ ऐसा कर लीजिएगा। ऐसा ना एग्जामिनर को फील आए कि एकदम रटन आंसर दे दिया है। अपने मन से चीजों को लिखने की कोशिश कीजिएगा, अपने वैल्यू एडिशन करने की कोशिश कीजिएगा। मैं वैल्यू एडिशन करवा रहा हूं, जरूरत नहीं होगी इससे आगे, मैं पहले बता रहा हूं जरूरत नहीं होगी। लेकिन वही बात है, एक होगा जो मेरे लेवल पे आओगे तो आपको 263 मुझे मिले थे, आपको 270 मिल जाएंगे पेपर सही से अटेम्प्ट करोगे तो। और मेरे लेवल से थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ोगे तो 280 290 स्कोर कर दोगे तो सीधे प्रॉपर आईएएस मिल जाएगी। भाई 20 नंबर अगर और बढ़े, 263 की जगह 283 हो जाए तो आईएएस रखी हुई है, बात समझिए। तो जैसे बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। कह रहा है प्रश्न कि भक्ति काव्य सांस्कृतिक संवाद की कविता है, मतलब संस्कृतियां आपस में संवाद कर रही हैं, संस्कृतियों का आपस में संवाद हो रहा है, जिसके प्रमाण सूफी काव्य और संत काव्य दोनों है। तो कह रहा है भक्ति काव्य में संवाद हो रहा है, सांस्कृतिक संवाद हो रहा है विभिन्न संस्कृतियों के मध्य, और इस बात का प्रमाण कौन दे रहा है, संत काव्य और सूफी काव्य इस बात का प्रमाण दे रहा है। आगे कहा है एक प्रश्न में, दोनों काव्य धाराओं के प्रमुख कवियों का नाम उल्लेख करते हुए उपर्युक्त मत का परीक्षण कीजिए। अब यहां पर एक एक चीज हम समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हिंदी साहित्य की ये वाली अंकुरण क्लासेस कितनी जरूरी है। पहली बात, जीएस का आंसर नहीं है ये बात समझनी पड़ेगी। तो चाहे कह रहा है परीक्षण कीजिए, चाहे कह रहा है मूल्यांकन कीजिए, चाहे कह रहा है विश्लेषण कीजिए, चाहे कह रहा है उपयुक्त कथन की व्याख्या कीजिए, सभी बात में आपको पॉजिटिव 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 ही लिखना है। एक आध पॉइंट कहीं निगेटिव लिख सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन कंक्लूड पॉजिटिव ही करना है। तो जो स्टेटमेंट दिया है उसके समर्थन में ही आपको कंक्लूजन देना है। जब स्टेटमेंट कह रहा है कि अब जीएस में रहता परीक्षण करे पूछता, तो हम चाहते तो आलोचना करके कंक्लूजन कर सकते थे कि नहीं ये चैलेंजेस बचे हैं, चाहे उपयुक्त चैलेंजेस को दूर करने के लिए ये प्रयास किए जाने चाहिए। हम
चैलेंजेस लिख के निगेटिव वे में भी आंसर कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन जब हिंदी साहित्य का आंसर है तो निगेटिविटी नहीं करनी है कभी भी, क्योंकि ये संत सूफी ये लोग बहुत पहले मर चुके हैं, ये लोग जिंदा नहीं है। ये लोग जीएस में क्या है, जो चीज होती है, जो सरकार चल रही होती है, चाहे जो भी चीज होती है, वो करंट में चीजें चल रही होती है, प्रोसेस में होता है, उसकी आलोचना करने का ये तत्व होता है। हम उसमें सुधार चाहते हैं। आप कबीरदास में सुधार की गुंजाइश नहीं कर सकते, आप तुलसीदास में सुधार की गुंजाइश नहीं कर सकते। तो याद है जब मैंने पिछली क्लास ली है तो मैंने इस बात को बताया कि तुलसीदास पे प्रश्न अगर आया कि क्या उन काव्यांशों को हटा दिया जाना चाहिए, आप बोलेंगे कतई नहीं हटाया जाना चाहिए, दृढ़ विश्वास के साथ ये बोलेंगे कि एकदम नहीं हटाया जाना चाहिए, और बहुत ज्यादा जरूरी है कविता जो कवि की रचना है उसकी जो मूल विशेषता है वो बनी रहनी चाहिए। कुछ कमियां हो सकती हैं जो कि हमें वर्तमान जो समाज है उसमें दिख सकती हैं, लेकिन इस आधार पे अंश हटाने की जो मांग है वो बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, ये बात दिमाग में रखिएगा। इसी प्रकार से जब इस प्रश्न में कह रहा है कि भक्ति काव्य सांस्कृतिक संवाद की कविता है, सांस्कृतिक संवाद का मतलब हम संवाद कर रहे हैं विभिन्न संस्कृतियों के मध्य, और कह रहा है दो प्रमाण है इसके, संत काव्य और सूफी काव्य। संत काव्य में आपको पता होगा, ठीक है, संत काव्य मतलब वो क्या, निर्गुण, ठीक है, निर्गुण संत यही तो है संत काव्य, ठीक है। देखिए भक्ति काल की धाराएं क्या है, संत, सूफी और सगुण भक्ति, ठीक है, या निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति और सूफी, यही तो मेन है। सगुण भक्ति में आता है कृष्ण और राम, और निर्गुण में आता है वही संत प्रेमाश्रय, यही आता है। प्रश्न की डिमांड ध्यान से समझना है, प्रश्न की डिमांड कह रहा है कि ये क्या है, ये संत काव्य और सूफी काव्य दो बात कह रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऐसा मत करिएगा कि यहां पे गलती क्या हो रही है, पता चला आपने लाइन से एग्जांपल दे दिया तुलसीदास का, भर भर के तुलसीदास का एग्जांपल दे लिया, नहीं, आपको संत काव्य का एग्जांपल देना है पहली बात, आपको सूफी काव्य का एग्जांपल देना है दूसरी बात, तीसरी बात आपको दोनों काव्य धाराओं के प्रमुख कवियों के नाम उल्लेख भी करने हैं। तो जनरली क्या होता है, संत काव्य के बारे में जब सुनते हैं तो हमें केवल कबीरदास याद आते हैं, केवल कबीरदास आते हैं। आपको ध्यान रखना है एक दो और संत काव्य के कवियों का नाम याद रखना है, जैसे दादू, जैसे रैदास, रैदास क्या कहते हैं, और इनके स्टेटमेंट भी याद रखने हैं, जाति ओछा पाती ओछा, ओछा धर्म हमारा, ओछा जन्म हमारा, राम राज की सेवा कीन्ही कहे रैदास चमारा। राम राज की सेवा करने की बात कहते हैं, रैदास अपने आप को चमार घोषित करते हुए, निचली जाति का घोषित करते हुए इस बात की घोषणा करते हैं। ये पॉइंट्स दिमाग में रहने चाहिए। रैदास के बारे में एक दो स्टेटमेंट, सुंदरदास के एक दो स्टेटमेंट, ये आपका मामला ये कुछ कुछ क्लियर होना चाहिए, इस बात को समझिएगा। तो ये गड़बड़ाना नहीं है कि पता चला तुलसीदास लिख दिए, सूरदास यहां पे लिख दिया, आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहली बात, संत काव्य धारा का मतलब संत काव्य, जब प्रश्न में कहा है संत काव्य का मतलब संत काव्य, ठीक है। अच्छा, जब प्रश्न, अब थोड़ा सा प्रश्न एक बार एक एक टुकड़ों में तोड़ते हैं। कह रहा भक्ति काव्य सांस्कृतिक संवाद की कविता है, ठीक है, मतलब भक्ति काव्य में सांस्कृतिक संवाद हो रहे थे। अब ध्यान रखिएगा कि सांस्कृतिक संवाद नो डाउट कि राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य भी कर रहे थे, लेकिन प्रश्न के आगे दे दिया जिसके प्रमाण संत और सूफी काव्य हैं। यहां पर केवल और केवल आप कंक्लूजन में इस बात को ऐड कर सकते हैं कि, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है परीक्षण कीजिए, तो मैंने कहा पॉजिटिव लिखना है, यहां पे इस बात को ऐड कर सकते हैं कि संत और सूफी काव्य के साथ साथ जो भक्ति के, जो सगुण भक्ति काव्य धारा है जिसमें राम और श्री कृष्ण भक्ति है, इन्होंने भी सांस्कृतिक संवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, लेकिन आंसर आपका फोकस क्या रहेगा, संत और सूफी काव्य ही रहेगा, ये बात ध्यान में रखना है। अब कुछ कुछ एग्जांपल्स दिमाग में रख लीजिए। तो एक दो एग्जांपल आप रख सकते हैं रैदास के, कबीर के एग्जांपल तो आपको भर भर के याद होंगे, पेपर 2 में भी कबीर हैं तो एकदम भर भर के याद होंगे, कोई लोड ही नहीं है। लेकिन हाँ, जब आंसर लिखिए तो ऐसा मत करिए कि केवल और केवल कबीर दिखे। जब संत काव्य पे प्रश्न आए तो संत काव्य का मतलब संत काव्य, तो कबीर, रैदास, दादू, एक दो एग्जांपल सबके याद रखिए, पहली बात है ना, एक एग्जांपल सबके याद रख लीजिए। इसी प्रकार से सूफी काव्य में, सूफी काव्य का मतलब केवल और केवल ये जो अपना जायसी है यही नहीं है। सूफी काव्य में, सूफी काव्य का मतलब और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। आपका मंझन है, मुल्ला दाऊद है, ठीक है। आपको क्या करना है, इनके आपका जो है मतलब बहुत सारे, नूर मोहम्मद हैं, आपको बहुत सारे, आप ये अनुराग बांसुरी जी ने लिखा था, आपको करना बहुत सारे एग्जांपल्स एक एक दिमाग में रखने, एक एक रखिए, इससे ज्यादा मत रखिए, वही भिड़ा दीजिएगा एग्जाम्स में। तो जैसे मैंने क्या किया था, मंझन की मधुमालती का एक एग्जांपल याद किया था और मैंने आपको बताया था, प्रथमई आदि प्रेम परविष्ठी तो पाछे भई सकल सृष्टि,
मैंने ये एग्जाम्पल आपको लिखवाया था, तो मैं लिख रहा हूं प्रॉपर, इस बात को समझिएगा। प्रथमहि, पहले मैं एग्जाम्पल्स ही बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट प्रश्न की मीनिंग समझाऊंगा, क्लियर कराऊंगा। प्रथमहि आदि परेम परविष्टि, ठीक है, ये हो गया। तो पाछे भई सकल सृष्टि, ठीक है, ये हो गया। ये किसका एग्जांपल है? ये मंझन की मधुमालती का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये मंझनकृत मधुमालती का एग्जांपल है। एक एक जैसे अभी क्या होगा, प्रेम के बारे में आपको बताना है, तो आपके दिमाग में एक शॉर्ट एग्जांपल तुरंत याद आएगा। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाही तका छार एक मुट्ठी, तुरंत याद आ जाएगा आपको। गुरु के बारे में बताना होगा, अगर सूफी का में तुरंत याद आ जाएगा। गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। कुछ एग्जांपल्स वेरीड कर लीजिए, कुछ एग्जांपल्स अलग अलग क्रिएट कर लीजिए। मुल्ला दाऊद की चंदायन से एक एग्जांपल नोट कर लीजिए, एक एग्जांपल आप मंझन की मधुमालती से नोट कर लीजिए। बाकी आपको जायसी कृत पद्मावत का तो भर भर के याद होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये बात ध्यान में रखनी है। अब प्रश्न कह रहा है सांस्कृतिक संवाद की करता है। सांस्कृतिक संवाद मतलब, अब देखो, अगर मान लो यहां पर संत और सूफी हटा देता और कहता भक्त, एक प्रश्न मैं नया क्रिएट कर रहा हूं, उस बात को समझिएगा। तो प्रश्न एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़ना है। कई बार पता है, एक बार प्रश्न पूछा था, यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, संत काव्य में प्रयुक्त अवधि की विशेषताएं, ये यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था। अब संत काव्य में अवधि किसने लिखी है? अवधि भाषा में, अवधि भाषा में संत काव्य तो आपको मिलेगा ही नहीं। आपको ये जो मिलेगा पंचमेल खिचड़ी जो कबीर की है, कबीर का एग्जाम्पल हम लोग याद करते हैं, कबीर की पंचमेल खिचड़ी में अवधि के 2-4 शब्द मिल जाएंगे, अवधि भाषा में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसकी विशेषताओं में आप एक ही दो तो विशेषता बताएंगे कि साधु पंचमेल खिचड़ी लिखी है, या फिर आपने बहुत गूढ़ रूप से हिंदी साहित्य पढ़ा होगा, एकदम डट के पढ़ा होगा, तो ये आप लिख पाएंगे। कई बच्चे क्या करेंगे, चलो एक बात यह है कि आपने नहीं पढ़ा मान लो, और आपको पता है प्रश्न आप ध्यान से पढ़ते हो, तो आपने पढ़ा कि प्रश्न में कह रहा है संत काव्यधारा में प्रयुक्त अवधि, और आपको अवधि की विशेष जानकारी नहीं है संत काव्यधारा की, लेकिन आपने प्रश्न ध्यान से पढ़ा, तो आपने कबीर का एक दो एग्जांपल, वही पंचमेल खिचड़ी, एक दो जो कुछ याद है कि मुल्ला दाऊद सॉरी वो संत में नहीं सूफी में चले गए, भटकना नहीं, समझ रहे ना। आपको याद है कि यार एक दो लोग और हैं, हो सकता है रैदास ने एक दो अक्षर लिखे होंगे अवधि के, आपने उस बात को पकड़ा। अगर आपने ये बात ध्यान से नहीं पढ़ी है एग्जाम में और आप कूद गए, आपने भक्ति काव्य, संत काव्य को आपने भक्ति काव्य से समझदारी ले ली, और उसमें आप लगे तुलसीदास की अवधि बताने, आप लगे चंदायन ये जो मुल्ला दाऊद है, या फिर आप लगे जायसी की अवधि बताने, तो आपकी लुटिया डूब जाएगी। इस बात को समझिएगा, प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर मान लीजिए प्रश्न में कह रहा है, मान लो प्रश्न हटा दूं मैं, कह रहा है भक्ति काव्य सांस्कृतिक संवाद की कविता है, उपयुक्त मत का परीक्षण कीजिए, प्रश्न ऐसा आ रहा है, तब सीधी बात है आपको राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, सबके बारे में आपको लिखना है, और सबके एक एक दो दो एग्जांपल्स आपको देने हैं। तो तुलसीदास का एग्जांपल ले लेंगे, सूरदास का एग्जांपल ले लेंगे, कुंभनदास का एग्जांपल दे सकते हैं, ये बात समझिएगा। अब एक बात कह रहे हैं सांस्कृतिक संवाद, तो सांस्कृतिक संवाद का मतलब विभिन्न संस्कृतियों के मध्य संवाद। विभिन्न संस्कृतियां कौन कौन सी? अब थोड़ा एक बात समझिए, जब भक्ति काल आ रहा था, तो भक्ति काल के उद्भव पे हमने प्रश्न कर रहा है पहले से कि भक्ति काल के उद्भव पे विभिन्न जो है आलोचकों के मत, याद है ये वाला प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, इसीलिए कह रहा था कि क्लास रिवीजन कर लो बस 1 मिनट। एक मिनट, अब सुनिए मेरी बात, तो मैं जो कह रहा हूं, ठीक है, भक्ति काव्य का समय था इस्लाम, उसी समय इस्लाम भारत में प्रविष्ट हो रहा। तो कई जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं, जैसे अपने आचार्य शुक्ल जी क्या कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं ना कि ये इस्लाम की प्रतिक्रिया में हुआ है, ठीक है, इस्लाम की प्रतिक्रिया में भक्ति काल का उद्भव हुआ है, इसीलिए अभी तक
मैं कह रहा हूं ना, अब चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, मैं केवल खोलते चला जाऊंगा पॉइंट और आप समझते चले जाएंगे। इंटरलिंकेज बिटवीन द सब्जेक्ट और इंटरलिंकेज बिटवीन द सिलेबस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये बात कि आप सिलेबस को इंटरलिंकेज कर पा रहे हैं। जो आपने पीछे पढ़ा है, जो आपने भक्ति साहित्य के, जो आपने हिंदी साहित्य के इतिहास में चीजें पढ़ी हैं, वो बात आप यहाँ पर लिखें, बहुत ज्यादा ये बात जरूरी है। तो जो आप समझिएगा, इस्लाम यानी इस्लाम आया था। जब नई संस्कृति आती है तो नई संस्कृति क्या करते हैं, अपने साथ बहुत सारे ऐसे तत्व लेके आती है जो पुरानी संस्कृति से टकराते हैं, पुरानी संस्कृति टकराते हैं। तो उस समय जो भारत का माहौल था उसमें क्या था, हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के मध्य अविश्वास की भावना बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा अविश्वास की भावना थी। हिंदू और मुस्लिम संस्कृति, दो संस्कृतियां अलग अलग, बहुत ज्यादा अविश्वास की भावना थी। इसके अलावा ये एक तो गया, इसको हम कह सकते हैं अंतरधार्मिक, अंतरधार्मिक अविश्वास बहुत ज्यादा था। अंतरधार्मिक अविश्वास को संत काव्य और सूफी काव्य ने कैसे दूर किया, सांस्कृतिक संवाद के माध्यम से आपको यह बताना है, ठीक है। सांस्कृतिक संवाद के माध्यम से कैसे दूर किया अंतरधार्मिक संवाद की कमी को, ठीक है। ये बात आप बताएंगे प्रॉपर, है ना, बात समझ में आ रहा है, आपको ये बात बतानी है, ठीक है। अंतरधार्मिक संवाद, अंतरधार्मिक संवाद, हिंदू मुस्लिम के मध्य जो अविश्वास था कैसे संत काव्य और सूफी काव्य ने दूर किया। तो संत काव्य में आप कबीर का एग्जाम्पल देंगे प्रॉपर, यहाँ पे और बहुत ज्यादा आपको नॉलेज हो सकता है ना हो। अब जैसे मेरा जैसा बच्चा है जो एग्जाम देने जा रहा है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं पता है कि यार अदर जो है लोगों ने क्या कहा था। हालांकि मैं आपको बता दूंगा, मैं प्रॉपर, मैं तो अब तो दृष्टि के नोट्स में खोल के बगल में रखता ही, तो मैं वहां से देख देख के आपको बता दूंगा एक दो एग्जाम्पल। लेकिन हाँ, कबीर का तो एटलीस्ट याद रखना है, क्योंकि भाई एक, अब देखो एक चीज और समझना, 300 शब्द का प्रश्न है मतलब 20 नंबर, ठीक है। 300 शब्द का प्रश्न मतलब 20 नंबर का प्रश्न है। 20 नंबर के प्रश्न में आप कितने एग्जाम्पल दोगे, ये भी बात एक लिमिटेशन है। तो आप कितने दे सकते हो, 4 से 5 एग्जाम्पल दे सकते हो मैक्सिमम, उड़ उड़ के। तो पहले हम सबसे पहले इजी वाले कलेक्ट कर लेते हैं। तो कबीर हो गए, एक आपके जायसी हो गए, कबीर और जायसी एक एक, इनको तो फिक्स कर दिया हमने। अब संत और सूफी का भी और एग्जाम्पल सोच लो, संत और सूफी सोचना है तो याद रहे। तो आप क्या सोच सकते हो, वो जो मैंने अभी बताया आपको, मधुमालती, मंझन, मुल्ला दाऊद का एक एग्जाम्पल सोच सकते हो, ठीक है। एक सुंदरदास का एग्जाम्पल दे सकते हो, या रैदास का एग्जाम्पल दे सकते हो। तो 4-5 एग्जाम्पल तो आपके सिंपल सिंपल बन गए। अब ध्यान देना, तो एक हो गया अंतरधार्मिक, अंतरधार्मिक मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच जो सांस्कृतिक संवाद किया। दूसरी बात होती है अंतराधार्मिक, अंतराधार्मिक भी संवाद का काव्य है ये, सांस्कृतिक संवाद। तो अंतराधार्मिक सांस्कृतिक संवाद किसके किसके बीच हो रही है, ध्यान रखिए। उस समय क्या चल रहा था, योग वर्सेस भक्ति का भी डिबेट चल रहा था कि योग सही है कि भक्ति सही है, याद है। इन दोनों में भी बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा था, है ना। इस पे कबीरदास भी बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं, बात समझ आ रही है। कबीर भी इस बात पे लिखते हैं ना कि योग और भक्ति, है ना, क्योंकि कबीर की वाणी वह लता है जो क्या है, जो योग में पुष्पित पल्लवित हुई है। ये बात तो क्लियर है ना। तो कबीर क्या है, योग छोड़ के भक्ति में आते हैं, कबीर योग छोड़ के भक्ति में आते हैं। तो कबीर क्या करते हैं, योग और भक्ति में समन्वय की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जो अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, आप कह सकते हो साधनात्मक या साधना मूलक रहस्यवाद वर्सेस यानी बनाम भावनात्मक रहस्यवाद, इनके मध्य समन्वय, ठीक है। साधना मूलक रहस्यवाद भाई, है ना, जो अवधू गगन मंडल घर कीजिए वंक नाली रस पीजिए, क्या है, साधना मूलक रहस्यवाद है जो नाथ और योगियों की परंपरा से है। और भावनात्मक रहस्यवाद क्या है, ठीक है, भावना में दम बह गए, तलफे बिन मारम मोर जिया, है ना, दिन नहीं रहत दिन नहीं रैन, है ना, रात न निदिया, ठीक है, तलफ तलफ के बोर किया, ये क्या है, भावनात्मक रहस्यवाद है। इसके मध्य भी समन्वय, इसके मध्य भी सांस्कृतिक संवाद, ठीक है, क्योंकि ये आपस में कंपीट कर रहे हैं। ये जो संस्कृतियां हैं भाई, एक साधना मूलक रहस्यवाद को बढ़ावा दे रही है, एक संस्कृति भावनात्मक रहस्यवाद को बढ़ावा दे रही है। ये आपस में इनके मध्य भी संवाद हो रहा है, योग और भक्ति के मध्य संवाद हो रहा है। विभिन्न धर्म के अंदर यानी हिंदू धर्म के अंदर जातियों के मध्य संवाद हो रहा है, ठीक है। इस बात का भी संवाद हो रहा है, सांस्कृतिक संवाद हो रहा है कि भैया जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, राम राज की सेवा की नहीं। भैया राम राज की सेवा कोई भी कर सकता है, चाहे चमार हो चाहे सियार हो, कोई भी कर सकता है। ये बात समझ में आ रही है।
तो ये एग्जाम्पल्स आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रश्न पढ़ के थोड़ा सा सोचोगे कि प्रश्न को तोड़ना कैसे है, प्रश्न की डिमांड क्या है, आप आराम से एग्जाम्पल्स खोज सकते हो, एग्जाम्पल सोच सकते हो और मस्त आंसर लिख सकते हो। तो अंतराधार्मिक आपको दिख रही होगी, ठीक है ना। अंतराधार्मिक में भाई, अंतराधार्मिक में धर्म के अंदर ही जायसी अपनी पद्मावत में भी क्या करते हैं, धर्म के अंदर ही, ठीक है, संवाद की चेष्टा करते हैं, है ना। वो भी क्या करते हैं, अंतिम में जाके योग मार्ग और भक्ति को जोड़ने का ही तो प्रयास करते हैं। गुरु और जो वो योग वाला जो नहीं कहते कि ये जो बताते हैं प्रॉपर 7 10 द्वार ताल के लेखा, है ना। इतने एग्जाम्पल्स याद करने की जरूरत ही नहीं, मैं तो जस्ट बता रहा हूं। वो भी इस बात का प्रयास करते हैं, ठीक है। वो भी क्या करते हैं, गुरु की महिमा बताते हैं। ये बात दिमाग में रखिए कि अंतर धार्मिक भी आंसर में दिखे, केवल ऐसा ना हो कि केवल आपका मतलब अंतरा धार्मिक भी दिखे, केवल ऐसा ना हो कि हिंदू मुस्लिम ही संवाद आपने आंसर में बता दिया। नो डाउट हिंदू मुस्लिम संवाद, सांस्कृतिक संवाद, ये मुख्य डिमांड है प्रश्न की, ये मुख्य डिमांड है। लेकिन अब एक बात समझना, एक व्यक्ति जो हिंदू मुस्लिम संवाद को बता रहा है और यहीं पे आंसर कंक्लूड कर रहा है, और एक व्यक्ति है जो हिंदू मुस्लिम संवाद के साथ साथ हिंदुओं के अंदर भी जो विभिन्न संवाद हुए उसको भी उभार रहा है, तो सीधी बात है उसको नंबर ज्यादा मिलेगा। अब एक बात और समझना, अगर प्रश्न में आता भक्ति का सांस्कृतिक संवाद की कविता उपयुक्त मत का परीक्षण कीजिए, तो आप यहाँ पे तुलसीदास का भी एग्जाम्पल देते थे। तुलसीदास जी क्या करते हैं, मैंने इसीलिए प्रॉपर नोट करके लाया हूं कि आपको छूटे ना एक भी। शैव वैष्णव में संवाद करते हैं, कहते हैं ना कि शिव दोही ममदास का हवा सो नर मोही सपने निभाया, शैव, है ना। सगुण अगुण का करते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, कहते हैं ना। इस बात को समझिए, इस बात को समझिए, आपको ये मामला क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यो क्या, इसी प्रकार से आप कह सकते हो, कबीरदास भी कहते हैं दशरथ सुत दिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ठीक है। तो कहते हैं भैया झगड़ा मत करो सगुण अगुण, ठीक है। दशरथ सुत तो तिहुलोक बखाना है, मेन मुख्य क्या है, राम नाम का जो मर्म है वो काम की बात है, ये बात समझिएगा। अब यहां पर आपका एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया, डायमेंशंस बता दिया कि मुख्य फोकस होगा आपका हिंदू मुस्लिम संवाद, इस प्रश्न की डिमांड अभी मैं इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन सब बताऊंगा, और सेकेंडरी फोकस आपका होगा अंतराधार्मिक। अंतराधार्मिक मतलब धर्म के अंदर भी आप बताएंगे 1-2 पॉइंट, इन बातों को इकट्ठे लिख देंगे कि धर्म के अंदर भी, हिंदू धर्म के अंदर भी संवाद की चेष्टा की गई, साधना मूलक, भावना मूलक, रहस्यवाद के मध्य संवाद किया गया, योग एवं भक्ति के मध्य कबीर, रैदास जैसे संतों ने संवाद किया, जाति प्रथा के विरोध में भी संवाद करने का प्रयास, संवाद के माध्यम से जाति प्रथा जैसी समस्याओं के भी लड़ने का प्रयास किया गया। और वहीं पे एग्जांपल देते हैं जाति ओछा, पाति ओछा, ओछा धर्म मेरा, सीधे जाते सारा तो एग्जांपल से ही आप नहीं लिख पाए भाई। प्रश्न में नो डाउट कि एग्जांपल्स आपकी बातों को ऑथेंटिक बनाते हैं, लेकिन प्रश्न में केवल एग्जांपल्स ही काम के नहीं होते हैं। एग्जांपल्स आपके बात को, आपके पॉइंट को सपोर्ट करते हैं, ना कि आपके क्वेश्चन की डिमांड होती है। क्वेश्चन की डिमांड केवल एग्जांपल्स नहीं होती है, तो ये बात समझिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये बात प्रॉपर बता दी। अब हम जो प्रश्न का आप कह सकते हैं ढांचा है, उस बात के एक बार ढांचे को देखते हैं। तो जब भक्ति काल पे प्रश्न आता है ना, तो भक्ति काल पे एक प्रश्न मैंने एक प्रॉपर यहाँ पे नोट्स बनाया था, अगर मिल जाए तो मैं दिखा देता हूं। इनमें से कुछ बातें आपको दिमाग में रखनी होगी, ठीक है। इनमें से कुछ बातें आपको दिमाग में रखनी होगी, ठीक है। जैसे जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, है ना। कुछ यही दिमाग में रखना होगा। जैसे रामविलास शर्मा भक्ति काव्य को लोक जागरण का काव्य कहते हैं। अभी एक प्रश्न अलग से आएगा इस पे, मैं कह रहा हूं इसको कुछ दिमाग में रख लीजिएगा, कुछ दिमाग में रख लीजिएगा। अपने कथन को इस प्रकार आपको कहना है, इस प्रकार कहना है कि एग्जामिनर एकदम खुश हो जाए, ठीक है, एग्जामिनर एकदम खुश हो जाए। अब जैसे अगर मैं बात करता हूं यहीं पर इस प्रश्न की बात करता हूं, तो आप क्या बताएंगे, सीधे आप क्या बताएंगे। अब यहां पर देखो, अब इंट्रोडक्शन आप चाहें तो एक फिक्स कर सकते हैं। जब भक्ति काव्य पे इंट्रोडक्शन आए ना, तो आप चाहें तो एक इंट्रोडक्शन फिक्स कर सकते हैं, जो मैं बता रहा हूं आप चाहे तो ये फिक्स कर सकते हैं कि भक्ति काल का मुख्य सरोकार ईश्वर की भक्ति से है। ये आप इंट्रोडक्शन फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये बड़े बड़े लोगों के स्टेटमेंट है, ठीक है, बड़े बड़े लोगों के स्टेटमेंट कि भक्ति काल का मुख्य सरोकार ईश्वर की भक्ति से है, परंतु यह क्या करता है, मानवीय चेतना से भी युक्त है ना। यह लोक जागरण का काव्य, पंडित रामविलास शर्मा के कथन के अनुसार यह लोक जागरण का काव्य है, जिसके तहत
तत्कालीन परिस्थितियों में इसने विभिन्न संस्कृतियों, आस्थाओं, विश्वासों एवं जीवन पद्धति के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए उनके बीच के तनाव का निरसन करके क्या किया है, मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देते हुए सांस्कृतिक संवाद की स्थापना की है, या सांस्कृतिक संवाद के माध्यम से मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी है। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। तो पहली बात क्या लिखेंगे, भक्ति काल का मुख्य सरोकार ईश्वर की भक्ति से माना जाता है। भाई माना जाता है कि भक्ति काव्य है मेनली है ईश्वर से सरोकार, परंतु पंडित रामविलास शर्मा ने इसे क्या कहा है, लोक जागरण का काव्य कहा है। यानी ईश्वर की भक्ति तो है, लेकिन ईश्वर की भक्ति के माध्यम से ये लोक जागरण का भी कार्य कर रहे हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, स्टेटमेंट मैंने बता दिया, वीडियो पॉज करके वापस से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इमला बोलने की आदत है नहीं, बार बार उस बात को बोलना रिकॉर्डेड क्लास में जरूरत भी नहीं है। वापस देख के सुन लीजिएगा, मिलता जुलता एक स्टेटमेंट अपने अपने शब्दों में बना लीजिएगा। ये इंट्रोडक्शन आप फिक्स कर सकते हैं। आगे आप क्या लिखेंगे, इस इंट्रोडक्शन के बाद आगे क्या लिखेंगे, भक्ति काल के जो प्रमुख धाराएं संत काव्य और सूफी काव्य के प्रमुख संत ये हैं, नाम बता देंगे। तो कौन कौन के नाम बताएंगे, संत काव्य धारा में कबीर, दादू, रैदास, पीपा, सुंदरदास, एक दो याद कर लीजिए, बता दीजिएगा, ठीक है। इसमें से एटलीस्ट इन तीनों को तो जरूर बता दीजिएगा, कबीर, दादू, कबीर के दादू और रैदास, ये तीन तो पक्का बता दीजिएगा। सूफी काव्य धारा में एग्जाम्पल्स, क्योंकि कह रहा है कवियों का नाम उल्लेख करते हुए उपयुक्त मत का परीक्षण कीजिए। तो एग्जामिनर को पहले ही कवियां बता दो कि देखो ई ससुर 3-4 तो कवि हैं जो तुमको ध्यान से सुन लो, रोना मत, एग्जामिनर को पहले ही समझा दो। आगे हो सकता है मैं भूल जाऊं, और आपको भी औकात पता है अपनी कि मुझे सारे कवियों के नाम याद नहीं होंगे, याद भी अगर सारे कवियों को गए तो मुझे सारे कवियों के एग्जाम्पल्स नहीं याद होंगे। तो कहीं ना कहीं सच्चाई आपको तो पता है, तो पहले ही 2-3 एग्जाम्पल्स बता दीजिए। एग्जाम्पल्स कहां से लाएंगे, जब संत और सूफी काव्य पढ़े थे तो वहीं पे 4-5 लोग के नाम देखे थे, वही एग्जाम्पल्स यहाँ पे बस अपलोड करने हैं आपको, सीधे सीधे डाउनलोड करके अपलोड कर देना है। तो कबीर, रैदास, पीपा, सुंदरदास, दादू, कोई भी 2-3 नाम याद रख लीजिए। इसमें जायसी, मंझन, दाऊद, मुल्ला दाऊद, ये 3 नाम एटलीस्ट याद, उसके बाद नूर मोहम्मद, उसके बाद 1-2 नाम अगर आपको याद करना तो कर लीजिएगा, नहीं तो जाने दीजिएगा। तो जायसी, मंझन, मुल्ला दाऊद, ये तो महत्वपूर्ण है। बताएंगे इनके काव्य में क्या है, सांस्कृतिक संवाद सशक्त रूप में उपलब्ध है। इस बात को आप इंट्रोडक्शन को कंक्लूड करेंगे प्रॉपर। अब बताएंगे, अब चाहे तो अब आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। देखो हिंदी साहित्य में समानता, मैं इस बात को मैंने पहले कहा था, हेडिंग सब हेडिंग का प्रयोग लॉजिकल नहीं माना जाता है। मतलब मैंने विकास सर की भी जब क्लासेस शुरू की 25 देखी थी, उसमें भी वो बात कह रहे थे कि आंसर लिखते समय हेडिंग सब हेडिंग्स का आवश्यकता नहीं है, जैसे हम जीएस में करते हैं। लेकिन हाँ, रिप्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा होगा तो नो डाउट एग्जामिनर आपको नंबर देगा। तो बेटर है कि आप जो लाइन है उसको इस तरह से स्टार्ट कीजिए कि अंतर धार्मिक सांस्कृतिक संवाद, और इसको क्या करिए, अंडरलाइन कर दीजिए। तो आप पहला पॉइंट जब बता रहे हैं तो आप लिखिए अंत, या पैराग्राफ लिख रहे हैं, अंतरा धार्मिक सांस्कृतिक संवाद, ये डाल सकते हैं, ये कर सकते हैं। इसको हेडिंग मत डालिए, बस लाइन खींच दिए। स्थापित करते हुए, अब आगे पैराग्राफ उसको जोड़ दीजिए, स्थापित करते हुए विभिन्न सूफी एवं संत कवियों ने तत्कालीन समाज में नव स्थापित मुस्लिम शासन के कारण हिंदू एवं मुस्लिम संस्कृतियों में उत्पन्न भय एवं संदेह को समाप्त करने का प्रयास किया, अब आगे ऐड करके अपना एग्जांपल लिखेंगे। संत कवियों ने अपनी भाषा में कड़ी फटकार लगाई, ठीक है, और जो बर्फ है दोनों संस्कृति, यही बात अब ये लिखेंगे, दोनों के बीच की बर्फ को गलाने का कार्य किया, ठीक है। तो आप ये वाला एग्जांपल लिख सकते हैं, अरे इन दोन राह न पाई, हुदुवन की हुदवाई देखी, तुर्कन की तुर्काई। मतलब ये कह रहे हैं भैया दोनों फालतू हैं, तुम लोग ससुरों झगड़ते रहो, लड़ते रहो, है ना, हिंदू भी अपनी हिंदुआई दिखा लो, तुर्कन की भी तुर्काई देख ली, कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये बात समझिएगा, इसको लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं फटकार लगाने में। क्या कहता है, हिंदू कहत राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़त मरे हैं, मरम कोई नहीं जाना। इस बात को भी आप एग्जांपल नोट कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये एग्जांपल ज्यादा बढ़िया है। कबीरदास कहते हैं ऐसा ऐसा ऐसा, इस बात को आप प्रॉपर बता सकते हैं।
इसी प्रकार है ना, आप बताएंगे एक दो लाइन और कबीर वाले में ऐड कर देंगे चाहे तो इसमें, है ना। अच्छा अब एक चीज समझना, ये तो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ये बीच बीच में आपको थोड़ा आइडिया भी देते चलो आंसर राइटिंग का। अच्छा और एक बात, जितने प्रश्न कराए हैं अगर किसी ने सबके आंसर अब तक के लिखे हैं, नोट्स बनाए अब तक की क्लास के, तो इसका पीडीएफ मुझे शेयर कीजिए, ठीक है, मुझे शेयर कीजिए, मैं कुछ लोग को और रिकमेंड करूंगा, इसको दिखा दूंगा। और अगर आप पीडीएफ शेयर करेंगे, मुझे अगर लगता है कि कुछ वैल्यू एडिशन और किया जा सकता है, उसमें कुछ और आपके सपोर्ट मटेरियल दिलाया जा सकता है, तो मैं उसको भी कराऊंगा। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ शेयर करेंगे अपना लिखित जो मैंने लिखा है, देखो इस पीडीएफ से मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कभी करवाता नहीं हूं, एक दो पॉइंट्स ही उठाता हूं। ये वाले जो पीडीएफ है, चूंकि दृष्टि का डायरेक्ट पीडीएफ है, मैं क्या करता हूं, बस एक दो पॉइंट्स आपको ऐड कराता हूं, मतलब एक दो पॉइंट ही इसमें का नोट करता हूं, बाकी पूरा अपना ही आपको समझाता हूं। जैसे ये लोक जागरण का काव्य, ये सब इंट्रोडक्शन मैंने अपने आपको समझाया, अपने तरीके से आपको बताया, ठीक है, इनका कॉपी पेस्ट नहीं किया है एकदम, ठीक है, वो तो बस एक डिस्कशन मटेरियल के तौर पे ये रखा है कि हाँ भाई सामने है, आपके काम आएगा। अगर आप नोट करते हैं और मुझे लगता है कि जो मैं अपना देख रहा हूँ चीजों को, क्योंकि अब मैं कोशिश में हूँ कि फाउंडेशन बेस्ट टाइप का भी कुछ लॉन्च किया जाए, तो मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी साहित्य बहुत डिटेल में, मुझे लगा कि नहीं ये क्वेश्चन और बन सकता है एग्जाम में, तो मैं वो भी क्वेश्चन करवा दूंगा। अगर आप अपना हैंड रिटन पीडीएफ शेयर करेंगे, नहीं शेयर करेंगे तो 250 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन की बात कही, वो तो करवाएंगे ही, है ना, अपनी तरफ से फुल एफर्ट करेंगे कि एग्जाम में आपको एकदम आसान फील हो। फिर भी अगर ऐसा कर देंगे तो आपके भले के लिए होगा, मैं और सपोर्ट आपको कर दूंगा, ये बात दिमाग में रखिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, एक तरीका होता है आंसर राइटिंग करने का, जो कि आप जब एकदम नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, मैं बीच में बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो आंसर लिखोगे फ्लो में, लिखते लिखते ना एग्जाम्पल, जैसे अभी क्या ये देखो, इसमें क्या किया हमने, एग्जाम्पल अलग से लिखा, एक प्रॉपर एग्जाम्पल अलग से था। दूसरी बात मैंने कहा कि जब 20 नंबर का प्रश्न है तो आप 3 से 4 ही एग्जाम्पल लिख सकते हो, अधिक से अधिक 4 लिखोगे, 4 से ज्यादा आप एग्जाम्पल लिख ही नहीं सकते, स्पेस ही नहीं है। 20 नंबर के प्रश्न में 3 पेज स्पेस आएगा, लिख लो एग्जाम्पल जितने लिखना है, भाई कंटेंट भी तो लिखना है, बीच में लंबा चौड़ा। तो एक तरीका यह भी होता है कि आंसर के बीच में ही फ्लो में ही लिखते लिखते हम क्या करें, एग्जाम्पल्स को शामिल करें। जैसे यहां पर देखेंगे लिखा है ना, कबीर ने मुल्लों को काकर पाथर जोड़कर फटकारा तो पंडितों को माला फिराते रहने के लिए फटकारा। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये क्या है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, आप ऐसे लिख सकते हैं, जहां कबीर ने काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए के माध्यम से मुल्लों को फटकारा, वहीं क्या किया है, वहीं बोलते हैं ना कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तो वहीं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ के माध्यम से हिंदुओं को भी क्या किया है ना, हिंदुओं को भी क्या किया है, अंधविश्वास से दूर रहने की सलाह देते हुए क्या किया है, समन्वय या सांस्कृतिक संवाद स्थापित किया है, ठीक है, संवाद स्थापित किया है। ये बात समझिएगा, ये लिखते लिखते ही आप क्या कर रहे हैं, इसको अलग से नहीं लिखना पड़ रहा आपको, मतलब समझ रहे हैं, अलग से आपको स्पेस देके एग्जांपल नहीं लिखा, आपने एक लाइन लिखा। और इससे अच्छी बात, एक फायदा और हो जाता है, पूरा एग्जांपल आपको लंबा चौड़ा नहीं भी याद है, लंबा चौड़ा आपको नहीं भी याद है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, बताया कि भैया कड़ी फटकार लगाई, तो कड़ी फटकार लगाई में ये एग्जांपल दे सकते हो। अब वापिस समझिएगा, मैं क्लियर बता रहा हूं, इसको छोड़ दीजिएगा, इस एग्जांपल को रहने दीजिएगा, मैं लिखवा रहा हूं वो लिखिए। आप बताएंगे प्रॉपर, संत कवियों की कड़ी फटकार ने क्या किया, बर्फ गलाने का काम किया और दोनों को मार्ग से भटकने की फटकार लगाई। जहां कबीर ने काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लियो बनाए के माध्यम से, और उसको क्या करेगा, ऐसे सिंगल करके लाइन बस खींचना है नीचे, अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है, अंडरलाइन कर देंगे तो एग्जामिनर को दिखेगा कि आपने एग्जाम्पल भी क्लियर लिखा है, ठीक है, एग्जाम्पल भी क्लियर लिखा है। वहीं उसी के साथ साथ कबीर ने पाथर पूजे हरि मिले के माध्यम से हिंदुओं को भी कड़ी फटकार लगाई, साथ ही इस बात पर जोर दिया, साथ ही राम रहीम के एकत्व पर जोर देते हुए समझाया कि आपसी लड़ाई का मुख्य कारण दोनों ही धर्मों के सुझाए गए मार्गों के मर्म को समझना नहीं है, यानी मर्म को न समझ पाना है। कबीर कहते हैं, हिंदू कहते हैं राम नाम हमारा, मुसलमान रहमाना, ठीक है, आपस में दो लड़त मरत हैं, मरम न कोई जाना। तब ये वाला एग्जांपल कोट करिएगा, तब ये वाला एग्जांपल कोट कीजिएगा, ठीक है, ये बात दिमाग गया, क्लियर, ठीक है, सांस्कृतिक संवाद, ठीक है। फिर अगला आप चाहें तो संत में ही चाहे, अब आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। अब देखो, अब आंसर लिखने के अलग अलग तरीके,
डिपेंड करेगा कि आप कौन सा चूज करते हैं। भाई कंटेंट सेम रहेगा, मैं वही कह रहा हूं, हर व्यक्ति का तरीका अलग अलग होगा एग्जाम में कंटेंट सेम रहेगा। यही तो एक को नंबर ज्यादा दिलाएगा, एक को नंबर कम दिलाएगा। हम पांचों उंगलियों को एक बराबर नहीं कर सकते, ये तो लिमिटेशन है, इसमें मैं जबरदस्ती करूंगा भी नहीं। एक व्यक्ति चाहे तो यहीं पर संत काव्य का भी एग्जाम्पल दे सकता है कि संत काव्य ने इस प्रकार चेतना बैठाने की कोशिश की, या अभी भी सूफी काव्य का एग्जांपल यहीं पे दे सकता है कि सूफी काव्य में इस प्रकार चेतना बैठाने की कोशिश की, सांस्कृतिक संवाद मिलाने की कोशिश की। या फिर आप चाहें तो पहले संत काव्य को खत्म कर लें, संत काव्य के एग्जांपल दे लें, संत काव्य ने कैसे कैसे सांस्कृतिक संवाद किया उसको बता लें, फिर सूफी काव्य स्टार्ट करें। और कंक्लूजन में आप बता दें कि भक्ति काव्य की अन्य धाराएं भी हैं जो सांस्कृतिक संवाद करती हैं। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लिखना सेम है। तो एक तरीका यही है जो मैं बता रहा हूं कि आप क्या करो, संत को इकट्ठे लिख लो, संत वाले को इकट्ठे लिख लो। ठीक है, संत वाले को इकट्ठे लिख लो। तो आप क्या बताएंगे, संतों की सांस्कृतिक संवाद उनकी साधना पद्धति में भी देखी जा सकती है, तथा उन्होंने क्या किया, नाथपंथी हठ योग के साथ साथ उन्होंने क्या किया, नाथपंथी हठ योग के साधनात्मक रहस्यवाद के साथ साथ उन्होंने सूफी प्रभाव को ग्रहण करते हुए भावनात्मक रहस्यवाद में भी क्या किया, सांस्कृतिक संवाद की स्थापना की। अब चाहे तो आप एग्जांपल यहीं पर इस तरह से लिख सकते हैं कि नाथपंथी हठ योग के अवधू गगन मंडल घर की जैसे के साथ साथ सूफी प्रभाव ग्रहण करते हुए भावनात्मक रहस्यवाद में तलफे बिन बालम मोर जिया के माध्यम से संवाद स्थापित किया। बार बार सांस्कृतिक संवाद स्थापित किया, सांस्कृतिक संवाद स्थापित किया, इस बात को बताते रहो एग्जामिनर को, उसको लगे कि हाँ भाई आप क्वेश्चन से भटके नहीं है, ये बात बताइए। फिर अगला पॉइंट आप बता सकते हैं, संतों ने क्या किया, आगे बढ़ते हुए हिंदू धर्म के भीतर भी विभिन्न जातियों के मध्य जो सांस्कृतिक गैप को क्या बोलेंगे, दूरी उत्पन्न हो रही थी, ठीक है, सांस्कृतिक दूरी उत्पन्न हो रही थी, उसको भी समाप्त करने का प्रयास किया। रैदास अपने आप को दलित घोषणा करते हुए बताते हैं कि रामराज की सेवा उनका अधिकार है। आप क्या करें, वहां पे एग्जांपल दे दें, जाति ओछा पाती ओछा जन्म हमारा, रामराज की सेवा कीनी कहे रैदास चमारा। ये वाला एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। तो एक रैदास का भी एग्जांपल हो गया, कबीर के भी एक दो एग्जांपल हो गए, एग्जामिनर को क्लियर फीलिंग आ जाएगी। संत का बताने के बाद आप बता देंगे संतों ने क्या किया है, संवाद की पृष्ठभूमि तैयार की और सूफियों ने अपने प्रेम काव्य के माध्यम से सांस्कृतिक संवाद को उत्कृष्टता तक पहुंचाया। अब आपने एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया कि भैया संत के बाद अब हम सूफी भी लिख रहे हैं, ठीक है, सूफी भी लिख रहे हैं, और आपने यहां पर बताया। अब ध्यान देना, प्रेम के माध्यम से सांस्कृतिक संवाद, देखो थोड़ा सा आप सूफी पे मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं, हालांकि मैंने सूफी पे बहुत डिटेल में आप लोग से डिस्कशन किया हुआ है, तो अगर आपको पिछले लेक्चर से याद होंगे तो आपको जरूरत ही नहीं, आपको केवल अब क्या करना है, एग्जांपल्स यहां पे लिख देने हैं। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड एक बार सोचो, सूफी काव्य की पृष्ठभूमि क्या थी, भारतीय ही कहानियां थी। आप देखिए मुल्ला दाऊद जो लोरी का है ना, यानी जो चंदायन है वो क्या है, मैना की कहानी है, प्रेम कहानी है, भारतीय कहानी है। जो ये मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है वो क्या है, भारतीय कहानी है, ठीक है, रत्नसेन, ठीक है, ये भारतीय राजा है, हिंदू राजा है सूफी, लिख रहे हिंदू, ठीक है। हिंदू धर्म का जो आप कह सकते हो जो बहुत सारे विचार हैं, अद्वैत शंकराचार्य के जो है ना विचार हैं, वो सूफी ग्रहण करते हैं, ठीक है, वो सूफी ग्रहण करते हैं। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, पूरी तरह से अंधश्रद्धा इस्लाम के मूल्यों में नहीं मानते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सांस्कृतिक संवाद कर रहे हैं। इनकी कहानियों का बैकग्राउंड भी क्या है, यही है, देवी देवता की पूजा भी कर रहे हैं बीच बीच में। आप देखिए शिव की कहानी है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना में, ठीक है, ये बात समझिएगा, गुरु को विशेष महत्व दिया जा रहा है। ये क्या है, ये भारतीय प्रणाली के साथ सांस्कृतिक संवाद है, भारतीय दर्शन के साथ सांस्कृतिक संवाद है, तो ये दिमाग में रखिएगा। और सबसे बड़ा प्रेम को सूफी कवि सबसे महत्वपूर्ण मूल्य मानते हैं। तो ये पॉइंट आपके आंसर में होना चाहिए कि प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण मूल्य मानते हुए क्या करते हैं, वो सांस्कृतिक संवाद की पृष्ठभूमि पर जोर देते हैं, को बनाते हैं, पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। और प्रेम वाले में एग्जांपल क्या देना है, प्रथम आदि प्रेम परविष्टि टॉप पाछे भाई सकल सृष्टि, मतलब
सबसे पहले प्रेम आया धरती पर, उसके बाद पूरी दुनिया की सृष्टि। मतलब प्रेम तो दुनिया के निर्माण से पहले था। मंजन अपनी मधुमालती में कहते हैं इस बात को। तो प्रेम वाला जहां पे एग्जांपल देना हो मंजन की मधुमालती के दीजिएगा, बाकी तो आपका आसान है ही। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी नाही तक छार एक मुट्ठी, ये तो आपका एग्जांपल है ही। बेटर होगा कि आप ये वाला एग्जांपल भी यहां पर कोट करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अब आप यही बताएंगे कि सूफी कवियों ने, अब इसी बात को आप समझा के यही लिख देंगे, इस्लामी तसव्वुफ के सिद्धांत को जब अवधी भाषा में पिरोया तो फारसी कहानियां नहीं बल्कि अवध क्षेत्र की लोक कथाओं को चुना, लोक कथाओं को चुना। बताएंगे उदाहरण फलस्वरूप मुल्ला दाऊद की चंदायन में, ठीक है, चंदायन में लोरी कहा ना, चंदायन या लोरी कथा, ठीक है, जो कहानी है वो अवधी में प्रचलित है। वहीं पद्मावत में जो पद्मावती कहानी है वो क्या है, वो भी लोक कथा है, वो भी अवधी की लोक कथा है। ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। फिर बता सकते हैं इन्होंने, है ना, फिर आप क्या बताएंगे, इन्होंने क्या किया, हिंदू देवी देवताओं को भी क्या किया, अपनी रचनाओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया, ठीक है, अपनी रचनाओं में महत्वपूर्ण स्थान देकर संशय, ये बताएगा इस्लामिक संस्कृति के प्रति प्रचलित संशय के भाव को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उदाहरण फलस्वरूप पद्मावत में हिंदू देवती देवता भी समय समय पर राजा रतन सेन की मदद के लिए आते रहते हैं, ठीक है, आते रहते हैं। फिर लास्ट पॉइंट इसी में क्या ऐड करेंगे, इसी में लास्ट पॉइंट क्या ऐड करेंगे, ठीक है, सूफी कवियों की, पद्मावत नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिए, प्रश्न में पद्मावत की डिमांड नहीं है, प्रश्न है सूफी संत और सूफी का। बताएंगे सूफी कवियों की रचनाओं में इश्क मजाजी, ये कीवर्ड लिखना है, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा, इश्क हकीकी तक की यात्रा मूलतः भारतीय संस्कृति संवाद की भी यात्रा है, ठीक है, तथा सूफी कवियों ने इस यात्रा में प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में माना है। और मंजन अपनी रचना मधुमालती में कहते हैं कि वही वाला, ये वाला एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल देंगे और ये बात कह देंगे, ठीक है ना। ये बात बताते हुए फिर आप क्या कहेंगे, स्पष्ट है कि भक्ति काव्य लोक जागरण का काव्य होने के कारण सांस्कृतिक संवाद की भी अपनी भूमिका, यानी विभिन्न संस्कृतियों के मध्य सांस्कृतिक संवाद की भी अपनी भूमिका को स्पष्ट तरीके से निभाता है। संत और सूफी कवियों के साथ साथ अन्य काव्य धाराओं, जिसमें राम भक्ति काव्य में तुलसीदास जी, वहीं कृष्ण भक्ति काव्य धारा में सूरदास, एक दो एग्जांपल और दे देना, आदि ने भी इस सांस्कृतिक संवाद को क्या किया है, आत्मसात करते हुए अपनी रचनाओं में शामिल किया है। ये करते हुए भी आप कंक्लूजन दे देंगे तो बहुत शानदार कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आप एकदम समझ गए होंगे, सारे एग्जांपल समझ गए, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप पे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो। हिंदी साहित्य की क्लास अगर आप देख रहे हैं तो यूपीएससी हिंदी का जो डिस्कशन ग्रुप है वहां पे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, या चीज मुझे समझ में आई। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। ये हमारा हो गया सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक था। अब एक जो अगला प्रश्न है हमारा, ये है लोक जागरण के काव्य के रूप में भक्ति काव्य का मूल्यांकन। तो इसको मैं समझा देता हूं, सेम अभी समझाया एग्जांपल्स, तो बस अब आपको आइडिया दे देता हूं, ठीक है, मैं आइडिया दे देता हूं तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है लोक जागरण के काव्य के रूप में भक्ति काल का मूल्यांकन कीजिए। एक बात समझना है, लोक जागरण, लोगों का जागरण हो रहा है, लोग जग रहे हैं, तो कोई भी काव्य लोक जागरण का काव्य, यानी पहली बात लोक काव्य हो और लोगों को जगाने का काम करे, उस काव्य की विशेषता क्या क्या होती है। तो ये अपने दिमाग में रखिएगा, उन पॉइंट्स के आधार पे आंसर लिखना है। मैं प्रॉपर समझा रहा हूं, बिना समझाए नहीं जाऊंगा, ठीक है। क्लासेस थोड़ी लंबी चलें तो चलें, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन है जो आज दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, विनय पत्रिका के महत्व पर चर्चा हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो यही रह गया था, बाकी फिर आप लोग अपने मन से करेंगे। मतलब एक जो क्वेश्चन है वही विनय पत्रिका का मूल्यांकन कीजिए, कुछ कुछ वो अपने मन से आप लोग कर लीजिएगा। दोनों में से एक बता दूंगा, एक अपने मन से कर लीजिएगा, ठीक है। तो लोक जागरण के काव्य के रूप में भक्ति काव्य का मूल्यांकन कर रहा है। तो पहली बात ये मूल्यांकन, मैंने कहा इसमें प्रश्न कुछ भी आए, मूल्यांकन आए, परीक्षण कीजिए। आपको ये बोलना है हाँ भाई है एकदम लोक जागरण का अगर कोई उत्कृष्ट काव्य आज तक लिखा गया तो भक्ति काव्य, मतलब आपको इतनी बड़ाई करनी है भक्ति काव्य की, है ना। जोड़ देना है कि आधुनिक काव्य जो मॉडर्न लिटरेचर है उसी के समान लोक जागरण को बहुत ज्यादा
है ना, पूरा मतलब अगर कनेक्ट करिए तो कंक्लूजन ऐसा कनेक्ट करिए ना करंट से, एग्जाम में पढ़ के उसको लगे यार ये चीज तो मैंने ही नहीं सोची, है ना, कि जिस प्रकार आधुनिक कवियों में नागार्जुन, है ना, अपनी कविताओं में लोगों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। नागार्जुन कहते हैं ना कि क्या है दक्षिण क्या है वाम, जनता को रोटी से काम। सबसे ज्यादा महत्व किसको देते हैं? लोगों को देते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि जन कवि हूं अपनी बात साफ कहूंगा। ठीक है, बात नागार्जुन कहते हैं ना। उसी प्रकार भक्ति काव्य ने भी क्या किया, लोक आवश्यकताओं को या लोक जागरण के काव्य के रूप में जनता को सबसे प्रमुख माना। ठीक है, भक्ति और ये सब नहीं, सबसे प्रमुख किसको माना? जनता को माना। बार बार जब प्रश्न कह रहा है भक्ति काव्य, देखिए प्रश्न में बार बार कह रहा है भक्ति काव्य, बात को समझना पड़ेगा। यानी ये कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है यार ये है भक्ति काव्य। देखो कायदे से क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कशन करता हूं तो आपको थोड़ा समझ का भी अंदाजा लगेगा और आपकी समझदारी बनेगी। देखो भक्ति काव्य की मैं जब बात करता हूं, जब मैं कहता हूं भक्ति, तो भक्ति का मतलब तो ईश्वर भक्ति, भक्ति का मतलब तो ईश्वर भक्ति। भाई रामचंद्र की पूजा कर रहे हैं हम, ओम जय जगदीश हरे, या श्री रामचंद्र कृपालु भजनन हरण भय भव भय दारुणम, ये कर रहे हैं भक्ति, तो ये कर रहे हैं। हनुमान जी का एकदम मंत्र पूरा पढ़ते हैं हनुमान जी का, भक्ति का तो मतलब ये है ना। लेकिन कह रहा है अच्छा जब हम भक्ति कर रहे हैं हनुमान जी की या राम भगवान की आरती कर रहे हैं, इसमें कहीं लोगों से संपर्क है? कहीं नहीं, कोई संपर्क नहीं है लोगों से। पूरी बड़ाई भगवान की कर रहे हैं, लोगों से संपर्क तो कुछ है ही नहीं। लेकिन कह रहा है यार भक्ति काव्य तो लोक जागरण का काव्य, कह रहा है भक्ति काव्य तो लोक जागरण काव्य, भक्ति लेकिन लोक जागरण का काव्य। कैसे प्रूव करो कि यार ये भक्ति काव्य लोक जागरण का काव्य, मतलब लोगों को जोड़ा है। क्यों? क्योंकि भक्ति का मूल ये, इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन ये बात, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन वाला ना, इसीलिए इंट्रोडक्शन में कह रहा हूं इससे शुरू करो। जब भक्ति काव्य पे प्रश्न है इस प्रकार का, ये सांस्कृतिक संवाद कर दिया है भक्ति काव्य, या भक्ति काव्य लोक जागरण पर जोर दे रहा है, ऐसा कोई प्रश्न है तो एग्जामिनर को स्टार्ट में ही बता दो कि देखो तुम जो प्रश्न जिस कारण से पूछे वाला प्रश्न, उसका बैकग्राउंड मुझे पता है, एग्जामिनर ये क्यों पूछना चाह रहा है आपसे। वो कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है देखो यार भक्ति का मतलब तो ईश्वर की भक्ति, उसमें लोग कहां से आ गए। और अब ये प्रश्न उठता है कि यार लोक जागरण का काव्य क्यों बोलते हैं भक्ति काव्य को। तो रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, लोक जागरण का काव्य कहते हैं भक्ति काव्य को। क्यों भक्ति काव्य को क्यों कहते हैं लोक जागरण का काव्य? क्योंकि मूल सरोकार ईश्वर माना जाता है भक्ति का। मैंने यही इंट्रोडक्शन पिछले में लिखा था कि भक्ति का मूल सरोकार ईश्वर से है, परंतु भक्ति काल इस अर्थ में लोक जागरण का काव्य है, ईश्वर की भक्ति के साथ साथ इसमें मानवीय चेतना, ठीक है, मानवीय चेतना, मानवीय मूल्यों, ठीक है, मानवीय आवश्यकताओं को क्या की गई है, प्राथमिकता दी गई है, प्राथमिकता दी गई है। न केवल संवेदनात्मक दृष्टि से, तो कोई भी काव्य की दो विशेषता होती है, यहीं पे इंट्रोडक्शन में बता देना है, संवेदनागत दृष्टि से बल्कि शैलीगत दृष्टि से भी यह निम्न आधारों पर लोक जागरण का काव्य माना जा सकता है। तो ये इंट्रोडक्शन आप दे दीजिएगा। अब ध्यान रखना, जब कह रहा है भक्ति काव्य, तो भक्ति काव्य सीधी बात है, यहां पर आप सूफी, कृष्ण, राम सबके एक एक एग्जांपल दे देंगे, आपका आंसर ही खत्म हो जाएगा, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं इस प्रश्न में। आपको इतने एग्जांपल याद होंगे लोक जागरण के, एग्जामिनर को तो आप जगह मारेंगे। अब पॉइंट्स ध्यान में रखने की, जब लोक जागरण की बात कहे तो कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए। पहली बात, लोक जागरण के काव्य की पहली विशेषता होती है, या आप इंट्रोडक्शन में ये बात ऐड कर सकते हैं कि वह लोक जागरण के काव्य की निम्नलिखित विशेषताओं को अपने अंदर समाहित किए हुए है, ये बात आप बता सकते हैं। तो पहली बात, लोक जागरण का काव्य लोक भाषा से युक्त होता है। लोक भाषा सीधी बात है यार, अब मुझे अंग्रेजी में समझा दो ना कोई चीज, मुझे समझ में नहीं आएगी, हिंदी भोजपुरी में बोल दो, देखो मजा आ जाएगा, अवधी में बोल दो मजा आ जाएगा। जो अपनी लोकल डायलेक्ट जो बोलियां हैं उनमें आप मुझसे बात करिए, मुझे अद्भुत मिठास आएगी। अभी वो आए थे रुपेश सर, देखा भी होगा आपने व्लॉग, अगर देखते हो ब्लॉग चैनल पे तो देखा भी होगा। तो रुपेश सर आए थे तो मैथिली बोल रहे थे, प्रॉपर मैथिली मुझे समझ में आ रही थी, मिलती जुलती भाषा भाई, छ ल अंतिम में यही तो होता है, बस प्रॉपर समझ में आ रही थी। अगर आपसे कोई इस लैंग्वेज में बात करता है तो आपको चीजें आराम से समझ में आती है। भाई एक गरीब बच्चा जिसने इंग्लिश कभी पढ़ी ना हो, जिसने कभी संस्कृत, पहले क्या होता था, पहले जमाने में संस्कृत माना जाता था ये एलिट की भाषा है, ये तो माना जाता था। कालिदास की रचनाओं में आप देखेंगे, महाकवि कालिदास की, तो
जो उच्च वर्ग थे वो संस्कृत में बात करते थे, निम्न वर्ग अपभ्रंश में बात करते थे। ये बात भी मैंने लिखवाई है शुरुआत के क्वेश्चनों में, जब अपभ्रंश और ये डिस्कशन कर रहा था तो ये बात लिखवा दी है, ठीक है। तो सारी बातें कनेक्ट कर रहा हूं आइडिया क्रिएट करने के लिए। तो वो बात जनता तक आराम से नहीं पहुंच पाती है, जनता के निचले वर्गों तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन जब हम लोक भाषा को जागृत करते हैं, जब हम कहते हैं यार लोक भाषा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, भाई संस्कृत महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब हम लोगों को जगाने का काम लोक भाषा में कर रहे हैं, तो भक्ति का काव्य यहां पर दिखता है। तो भाषाई स्तर पर क्या दिखता है? संस्कृत है कूप जल, झांका बहता नीर, ठीक है, ये कहते हैं, ठीक है, कबीरदास यही कहते हैं, संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर। ये एग्जाम्पल आपको देना कि भैया संस्कृत को कहते हैं कुएं का पानी, यार रुका हुआ पानी है। भाषा क्या है? बहता नीर है, जो हम लोक भाषा में बात करते हैं वो बहता हुआ मधुर मीठा पानी है, ठीक है ना। तो का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांचे, कौन कहता है? तुलसीदास जी कहते हैं, ठीक है। संस्कृत बोलो कुछ भी बोले, यार प्रेम होना चाहिए भैया, प्रेम अच्छा होना चाहिए। अवधि में अपनी रचनाओं को करते हैं, मिठास युक्त रचना करते हैं। तो पहला पॉइंट यही बात पे हो जाएगा कि लोक भाषा से युक्त इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, इनकी रचनाएं हैं जो लोक जागरण को क्या करती है, जो जनमानस में अपनी पैठ स्थापित करते हुए क्या करती है, लोक भाषाओं को महत्वपूर्ण बनाती है। संस्कृत की तुलना में, जो कि किसकी भाषा थी? एलीट वर्ग। एलीट वर्ग को क्या कहते हैं? उच्च वर्ग नहीं, उच्च तो बोलते हैं एलीट वर्ग को, जो भी बोलेंगे, उनकी भाषा थी। ये क्या करती है? सबको समाहित करती है अपने अंदर, ठीक है। तो ये बात आप बताएंगे तो ये क्या कहते हैं? देखो, संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर, ये कहते हैं कबीर। का भाषा का संस्कृत प्रेम सा ये सांची, कौन कहता है? तुलसी। एक कोई एग्जाम्पल दे दीजिएगा, दोनों में से एक, सब मत दीजिए, दोनों में से एक एग्जाम्पल दे लीजिएगा, ठीक है। तो लोक जागरण का काव्य की और विशेषता क्या है? तो यहां पर थोड़ा सा आप यहीं पर देखते हैं। लोक जागरण काव्य की पहली विशेषता यह है कि लोक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। इन पॉइंट्स को आपके अंदर, आपके आंसर में दिखना चाहिए। दूसरा, लोक जागरण का दूसरा काव्य वो सामाजिक समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करे, लोगों को जागरूक करे, भाई सामाजिक समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करे। तो कौन कौन सी सामाजिक समस्याओं को भक्ति काव्य जागरूक करता है? जातिवाद, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, चाहे जाति ओछा पाति ओछा, एक एक अलग अलग एग्जाम्पल दे देना। आप प्रॉपर इस बात को लिखेंगे तो कैसे इस स्टेटमेंट को कैसे बनाएंगे समझो। तो पहला आपने बता दिया लोक भाषा का प्रयोग, तुलसी और कबीर एक स्थान पे आते हैं, कबीर कहते हैं ऐसा, तुलसी कहते हैं ऐसा, चाहे तो लिख दीजिए, चाहे तो केवल एक का एग्जाम्पल लिख दीजिए। लोक भाषा के पक्ष में ये लोग हैं, ठीक है ना। फिर आप क्या लिखेंगे? लोक जागरण के काव्य की एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता, अपने माध्यम से तत्कालीन समाज में व्याप्त समस्याओं को उठाना ही नहीं बल्कि उसके प्रति लोगों को जागरूक करना भी है, ठीक है। संत सूफी एवं भक्ति, संत सूफी एवं राम भक्ति कृष्ण भक्ति लिख सकते हैं आप, या सीधे लिख सकते हैं कि भक्ति कालीन कवियों ने क्या किया है? जाति, शास्त्र ज्ञान, सांप्रदायिकता, स्त्री की स्वच्छंदता आदि मुद्दों पर क्या की है? न केवल क्या किया है? प्रश्न उठाए हैं, बल्कि इसके समाधान के मार्ग भी प्रस्तुत किए हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर आप चाहें तो लिखते लिखते ही आंसर लिख सकते हैं। जैसे भक्तिकाली कवियों ने जहां जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजे सो हरि का होई के माध्यम से जाति जैसी महत्वपूर्ण समस्या को उठाया, वहीं कृष्ण भक्ति कालीन सूरदास ने, ठीक है, गोपियों की स्वतंत्रता पर जोर देते हुए, ठीक है, गोपियों की स्वतंत्रता पर जोर देते हुए महिला स्वतंत्रता की बात या महिला स्वच्छंदता एवं स्वतंत्रता की बात तत्कालीन कौन सा पृष्ठभूमि था? सामंतवादी पृष्ठभूमि में भी की है, ठीक है। इसके साथ ही भक्तिकालीन सब सांप्रदायिकता का विरोध करते हुए कहते हैं कि, अब यहां पर एक एग्जांपल दे दीजिए, चाहे तो कबीर का एग्जांपल दीजिए तो एक लाइन भी क्रिएट हो गई, अंदर एग्जांपल भी क्रिएट हो गया। यहाँ पे एग्जांपल दे भाई, है ना, जो हिंदू का है राम हमारा, मुसलमान रामाना, वो वाला दे सकते हैं, हिंदुअन की हिंदुआई देखिए, तुर्कन की तुर्काई, वो दे सकते हैं। कोई भी एग्जांपल यहाँ पे आप एक लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई? ये सामाजिक समस्याओं को उठा दिया। तीसरा पॉइंट क्या बताएंगे? तीसरा पैराग्राफ बताएंगे, लोक जन के प्रति गहरी संवेदना रखता है।
भाई सीधी बात है, लोक जागरण की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है लोक जागरण के काव्य की, वह लोक जन के प्रति गहरी संवेदना भी रखता है। ठीक है, जो संत कवि हैं, सूफी कवि हैं, सीधे बताइए, सूफी कवि हैं, वे क्या करते हैं, वे जनता के प्रति अत्यंत संवेदनशीलता से युक्त हैं, जनता की समस्याओं को स्वयं समझते हैं, इस बात को लिखना है प्रॉपर, उनका रहन सहन, उनका जीवन यापन सब उनके अंदर संवेदना को समाहित करता है। और कबीर जैसे संत तो अपने आप को लोक संवेदना से युक्त होते हुए क्या करते हैं, अत्यंत दुखी भी महसूस करते हैं और कहते हैं सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे, है ना, इसी प्रकार। या फिर आप यहां पे चाहें तो तुलना भी कर सकते हैं, लोक जन के प्रति गहरी संवेदना रखते हुए यह काव्य आधुनिक हिंदी साहित्य के काव्य के समानांतर ही नजर आता है। देखो तुलना भी कर दिया मैंने, ठीक है। आधुनिक काल के नागार्जुन कहते हैं ना कि रोता हूं लिखता जाता हूं, ठीक है, कहते हैं ना, तो ये बात को लिख सकते हैं कि जिस प्रकार नागार्जुन कहते हैं रोता हूं लिखता जाता हूं, ठीक है, उसी प्रकार कबीर भी यही कहते हैं कि दुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तुलना भी कर सकते हो, मतलब थोड़ा स्टेटमेंट सही कर लेना, मैं क्योंकि इमला बोल रहा हूं ना, तो इमला बोलते समय क्या होता है कि वो नहीं, लिखते लिखते फ्लो बन जाता है। तो ये एग्जांपल्स, इन स्टेटमेंट्स को अपने भाषा में आप लिख लीजिएगा। ये आप चाहें तो तुलनात्मक भी लिख सकते हैं। ये बताएंगे, फिर वही बताएंगे कि समाधान भी देते हैं, न केवल समस्याओं को उठाते हैं, बल्कि लोक जागरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये समाधान भी देते हैं। तो आप बता देंगे समाधान भी दे देते हैं, तो समाधान भी दे दिया आपने कि किसके माध्यम से, रामराज के माध्यम से समाधान भी दे दिया, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे प्रॉपर इस बात को बता सकते हैं। एक और पॉइंट है जो कथानक, तो भाषा के बाद जो सेकंड पॉइंट है, तो हमने देखिए, एक मिनट दिखाता हूं, देखिए हमने क्या किया, लोक भाषा का प्रयोग पहला पॉइंट लिखा था, फिर लिख दीजिए अगला पॉइंट लिख दीजिए लोक कथानक का प्रयोग। वहां पे सूफी और इनका एग्जांपल दे देंगे जो अभी हमने जस्ट ऊपर देखा, ठीक है, कि पद्मावत, चंदायन, है ना, एग्जांपल दे देंगे कि लोक कथाएं उठाई, है ना, और लोक जागरण को बढ़ावा दिया। फिर दूसरा पॉइंट सामाजिक समस्याओं को बता देंगे, तीसरा पैराग्राफ में लोग जन के प्रति गहरी संवेदना बता देंगे, और पांचवा पॉइंट बता देंगे रामराज के माध्यम से समाधान। तो ये समाधान पक्ष भी प्रस्तुत करते हैं, तो ये बात आप प्रॉपर बताएंगे कि यह समाधान पक्ष भी प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, ठीक है। यहां पर देखिए एक एग्जांपल चाहे तो और भी नोट करते हैं, हालांकि कितना लिखेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसके बाद रीड कर लीजिएगा मैक्सिमम, अधिक से अधिक, और जो एग्जांपल्स मैंने बताए उन एग्जांपल्स को नोट कर दीजिएगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो एग्जांपल्स मैंने ऐड कराए हैं उसको लिखना है, ठीक है। यहीं पर बता देंगे कंक्लूजन, ठीक है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या बताएंगे कि जो भक्तिकालीन कवि हैं वो तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी समस्याओं को समझते हैं, उसको महसूस करते हैं, साथ ही उसके विरुद्ध जनता के साथ खड़े भी दिखाई पड़ते हैं। समय मिलेगा तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कितना एग्जाम्पल लिखेंगे, है ना, वो भिखारी को भीख बली, बनिक को, है ना, वो है ना, चाकर को चाकरी, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज क्या, चाकर को चाकरी वाला, है ना, तो ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जरूरत नहीं है, कितना लिखेंगे एग्जाम्पल, बहुत है। तो वो जनता के साथ खड़े होते हैं, ठीक है, जनता के साथ खड़े होते हैं, शासकों के दुराचार की आलोचना तो करते ही हैं, और क्या करते हैं, राजाओं के लिए जो प्रजा को दुखी रखता है, ठीक है, उन राजाओं के लिए नर्क के रूप में दंड की व्यवस्था भी करते हैं, और समाधान तत्व के रूप में केवल समस्या को ही नहीं उठाते हैं, बल्कि समाधान तत्व के रूप में राम राज्य का आदर्श के माध्यम से समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। अतः स्पष्ट होता है कि भक्ति काल लोक जागरण का काव्य है। चाहे आप यहां पे कर सकते हैं इस बात को, ठीक है, इन्हीं आधारों पर कंक्लूजन ये बता सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि स्टार्टिंग हमने ऐसे ही की थी कि भक्ति का मूल सरोकार ईश्वर है, परंतु इस तरह से स्टार्टिंग की थी, ठीक है,
कि संवेदनागत और शैलीगत दृष्टि से ये है, ये हमने स्टार्टिंग की थी। तो आप चाहे तो कंक्लूजन में इसको लिख सकते हैं। इन्हीं आधारों पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतों का संदर्भ लेते हुए भक्ति काव्य को लोक जागरण का काव्य आलोचक रामविलास शर्मा ने कहा है। तो इस इंट्रोडक्शन को आप कंक्लूजन में यूज करिए। कंक्लूजन में यूज करेंगे तो एग्जामिनर को एकदम समझ में आएगा, उसको लगे भाई क्या बात है, एकदम कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, इसको तो पूरी चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, तो हमारा ये भक्ति वाला खत्म होता है। ठीक है, ये भक्ति खत्म होता है। अगली क्लास में हम रीतिकाल स्टार्ट करेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बस बता देता हूं, विनय पत्रिका का महत्व पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूं, महत्व आप लोग कर लीजिएगा, मैं ये वाला करवा देता हूं। विनय पत्रिका पे जैसे एक प्रश्न मुझे क्यों फील आ रही है पता नहीं क्यों, कि अभी जो है ना वो तुलसीदास जी बड़ा न्यूज में है। देखो इसमें एक दो चीज बस बतानी थी। वो असल में जब सिलेबस आपका एक बार इसीलिए मैंने कहा था एक बार सिलेबस पढ़ा होना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे असाध्य वीणा की बात करूंगा तो जिसने मान लो सिलेबस एकदम नहीं पढ़ा उसको हवा नहीं लगेगी। ये बात क्या कर सकता हूँ मैं, या तो मैं अपने कंटेंट के साथ समझौता करूं, हाँ, या तो एक ऑप्शन मेरे पास ये है मैं कंटेंट के साथ समझौता करूं। आधे का 3-4 क्वेश्चन हो गया हमारे पास, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, एक क्वेश्चन चेंज करके कराया, एक क्वेश्चन पहले किया फिर दूसरा क्वेश्चन किया, तो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, चौथा क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं। तो एक क्लास में 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करीब कर रहे हैं। अब हम करेंगे भी इतना मिनिमम करेंगे। रीतिकाल तो मैं ऐसे ऐसे उड़ाऊंगा, एक दिन बस रीतिकाल शॉर्ट में समझा दूंगा कि ये है, महत्वपूर्ण है, बहुत डिटेल में नहीं घुस के समझाऊंगा, ऊपर ऊपर आइडिया दूंगा, पढ़ के आइएगा, नहीं तो आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो क्वेश्चन आंसर पे ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है, एग्जाम्पल्स पे ज्यादा फोकस करूंगा। एक बात ये समझना है कि जैसे देखो विनय पत्रिका, विनय पत्रिका क्या है, विनय की पत्रिका है। तुलसीदास जी एकदम प्रपत्ति मूलक दास्य भाव, ये जो कहा जाता ना प्रपत्ति मूलक दास्य भक्ति के माध्यम से क्या करते हैं, अपना भगवान को अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। वो कहते हैं कि यार हम बहुत अपराधी हैं, हम बहुत कमजोर किस्म के, हम बहुत लिच्चड़, हम नीच किस्म के व्यक्ति हैं, हे प्रभु हमको क्या करिए, हमको अपने चरणों में लीजिए। क्या कहते हैं तुलसीदास जी, कहते हैं मैं अपराध सिंधु करुणाकर जानत अंतर्जामी तुलसीदास भव ब्याल ग्रसित तब शरण उरग रिपुगामी। जब तुलसीदास डरता है ना तब आपके शत्रुओं को विनाश करने वाले की शरण में आता है ना। मैं तो अपराधी हूं, आप तो करुणा के सिंधु हैं, मैं अपराधी हूं, आप करुणा के सिंधु हैं, आपको ये बात पता है, आप अंतर्यामी हैं। तुलसीदास जी इस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, तुलसीदास जी कह रहे हैं राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटा। अपने आप कह रहे भाई मेरे से खोटा व्यक्ति कोई है ही नहीं, राम से बड़ा व्यक्ति कोई नहीं। अपने आप को पूरी तरह से ये बात कहते हैं, मतलब पूरी तरह से दैन्य, कह सकते हो दैन्य, विनयशीलता और अहंकार के विसर्जन का भाव तुलसीदास जी करते हैं विनय पत्रिका में। ये महत्वपूर्ण बात है, बस ये कॉन्सेप्ट समझिए विनय पत्रिका में। इसी प्रकार से अहंकार का पूर्ण समर्पण का भाव असाध्य वीणा में, ठीक है, असाध्य वीणा में जब प्रियंबद केश कंबली कर देता है किरीट तरु के प्रति, तभी वो क्या करता है, वीणा बजा पाता है। असाध्य वीणा में भी दिखता है कि जब विनयशीलता, जब विनय का भाव है, वो जब अपनी पूरी अहंकार को विसर्जित कर देता है, तभी वह एकाकार हो पाता है उस वीणा से और वीणा बजने लगती है। तो ये समर्पण हो, क्योंकि तुलसीदास का भी उद्देश्य क्या है, विनय पत्रिका कह रहा ना, विनय पत्रिका की भक्ति भावना। तुलसीदास का भक्ति भावना का उद्देश्य क्या है कि एक दास्य के रूप में दास्य भक्ति प्रस्तुत करते हुए, उद्देश्य तो यही है अंततः भगवान के साथ एकाकार होना, यही उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तुलसीदास क्या करते हैं, पूरी तरह से विनयशीलता करते हैं, पूरी तरह से दैन्य, पूरी तरह से अहंकार का त्याग करते हैं, पूरी तरह से स्वयं को समर्पित करते हैं। किस प्रकार समर्पित करते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार असाध्य वीणा में, ठीक है, अज्ञेय की असाध्य वीणा में प्रियंबद के इस कंबली अपने आप को क्या करता है, वीणा के प्रति पूरी तरह से समर्पित करता है ना, वीणा के प्रति समर्पित। तो आप एक कनेक्टिंग लाइन लिख दोगे ना, तो एग्जामिनर को ये तुलनात्मक और कनेक्शन बहुत अच्छे लगते हैं। उसको लगता है कि आपको पूरे हिंदी साहित्य के सिलेबस की समझ है। प्रश्न भले से विनय पत्रिका पूछा है, भले से यही कंटेंट पूछा है, लेकिन अगर आपने कनेक्ट कर दिया तो एग्जामिनर को लगता है यार अपने तो जग जीत लिया, है ना, है ना। इस तरह से भी लिख सकते हैं। शायद कंक्लूजन और सोचो, थोड़ा और अच्छा कंक्लूजन करो। कंटेंट आपको मैंने पहली क्लास में, तुलसीदास के पहली क्लास में मैंने आपको कंटेंट बता दिया था, अभी और बताऊंगा। जो इसमें 1-2 पॉइंट लिखने हैं, ऐसे अगर प्रश्न आएगा तो लिखिएगा। मैं 1-2 और थोड़ा आपको हिट एंड ट्रायल कराता हूं। सोचिए आप क्या लिख सकते हैं कंक्लूजन में, कि तुलसीदास की विनयशीलता देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद ये जब असाध्य वीणा में प्रियंबद केश कंबली के माध्यम से अहंकार का संपूर्ण विसर्जन करवाकर किरीट तरु के साथ एकाकार होने का प्रयास कर रहे होते हैं, तब कहीं ना कहीं तुलसीदास का प्रभाव या तुलसीदास की विनयशीलता
का स्तर अज्ञेय से भी ऊपर नजर आता है। ऐसे बात आप लिख सकते हैं कि तुलसीदास की विनयशीलता का स्तर अज्ञेय की असाध्य वीणा से भी ऊपर नजर आता है। ये जब आप कंक्लूजन इस प्रकार का लिखिए ना, एग्जामिनर को लगेगा यार क्या बात है, अपने शब्दों को पिरोना आना चाहिए बस। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दीजिएगा, जबरदस्ती तुलना कर दीजिएगा। शब्दों को पिरोना आना चाहिए, ठीक है, शब्दों को पिरोना आना चाहिए। इसमें देखेंगे जब इस आंसर को आप लिखेंगे, कह रहा है भक्ति भावना, तो भक्ति, अब देखो कह रहा है विनय पत्रिका में अभिव्यक्त तुलसीदास की भक्ति भावना का निरूपण कीजिए। मतलब आपको भक्ति भावना बतानी है। मैंने आपको पहले बता दिया भक्ति भावना क्या है, दास्य भक्ति, दास्य भक्ति है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रपत्ति मूलक दास्य भक्ति, मतलब अपना सब कुछ न्योछावर करने वाली दास्य भक्ति, यही है दास्य भक्ति, ठीक है। नवधा भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है दास्य भक्ति, यही है भक्ति भावना। इसी का निरूपण करना, यानी विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से यही बात समझानी है। प्रश्न की डिमांड यही है, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से यही बात समझानी है। अब यहां बात आप समझेंगे। आप क्या बताएंगे इंट्रोडक्शन में, ये बताएंगे कि जो लिख रहे हैं ये तुलसीदास जी विनय पत्रिका, तो उन पर रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत का गंभीर प्रभाव है, जिसमें नवदा भक्ति यानी भक्ति के विभिन्न प्रकारों में प्रपत्ति मूलक दास्य भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अतः विनय पत्रिका में तुलसीदास की मूल प्रवृत्ति इसी से निर्मित हुई है। तो ये बात आप इंट्रोडक्शन में बता देंगे। कीवर्ड क्या ध्यान में रखेंगे, प्रपत्ति मूलक दास्य भक्ति, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, ये आपका क्या होगा इंट्रोडक्शन में दिखना चाहिए, इंट्रोडक्शन में दिखना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं भाई, रामचरितमानस से तुलना कर दीजिए और किसी से तुलना कर दीजिए, क्या दिखेगा, भक्ति भावना का प्रतिपादन रामचरितमानस से भी उत्कृष्ट रूप में हुआ है, उत्कृष्ट रूप में हुआ है, ठीक है। यहां पर दिखेगा ये वाला स्टेटमेंट आपको याद रखना है, वियोगी हरि, वियोगी हरि, इनकी भक्ति देखिए, वियोगी हरि का उठते हैं जो कृति ज्ञानियों की सिद्धांत मंजूषा है। ये स्टेटमेंट इतना याद करना है, पूरा नहीं। ये वियोगी हरि तो बहुत लंबा चौड़ा लिखे हैं, इतना आप एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे, ना आपकी औकात है याद कर पाएंगे, मेरी भी नहीं है पहले, नहीं तो आप बुरा मान जाओगे सर आप तो हमारी जो है आलोचना कर रहे हैं सर, आपके अनुसार हम निकम्मे हैं मुझे पता है, लेकिन फिर भी ये बात समझिए, सारा याद नहीं कर सकते, तो इतना याद रखिए, जो कृति ज्ञानियों की सिद्धांत मंजूषा है, पंडितों का पांडित्य निकष है, भक्तों की मानस तरंगिणी है, वह है विनय पत्रिका। तो ये स्टेटमेंट देखिए मैंने अलग से नोट किया था, यहां पे कहीं नोट किया होगा, देखो मैंने क्या कहते हैं, एक अलग से पन्ना, ये आप मैंने इसीलिए पहले दिन ये एग्जांपल्स आपको दिखा दिए थे। आप चाहो तो ये लिख लो, ये पन्ना ही स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो क्या लिखा है देखो, विनय पत्रिका वाला अगर प्रश्न आएगा तो इंट्रोडक्शन में विनय विशिष्टाद्वैतवाद बताना है, ये वाला एग्जांपल लिखना है, मैं अपराध सिंधु करुणाकर जानत अंतर्यामी तुलसीदास भोपाल कृषि। ये भी दूसरा याद कर सकते हो, राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो, सबसे इजी है। हम इसको ब्रिज भाषा वाले में भी लिखते हैं, ब्रिज भाषा का एग्जाम्पल भी देते हैं, ओकारांतता, ठीक है। प्रपत्ति मूलक दास्य भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, वही है भैया, आपसे कितना बड़ा कौन है, मैं तो एकदम मूर्ख हूं। और वियोगी हरि का एक स्टेटमेंट याद करना है। कंक्लूजन में अज्ञेय की असाध्य वीणा से तुलना करते हुए लिख सकते हैं कि विनय का भाव संपूर्ण समर्पण के बिना नहीं आ सकता, यही हमें अज्ञेय की रचना असाध्य वीणा में भी दिखती है। तो आप इस बात से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपका खत्म हो जाएगा आंसर। मैंने एग्जांपल्स भी बता दिए, कहां गया, ठीक है। तो ये बताएंगे, तो तुलसीदास ये दिखा देंगे, राम के प्रति अनन्य भक्ति, दूसरा है दैन्य, ठीक है, दैन्य भाव। एग्जाम्पल क्या देंगे भाई, राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, ठीक है। या विनय की पत्रिका इसको बता देंगे, यह आवेदन पत्र है, बस इतना समझ लीजिए, काम की बात लास्ट है, यह एक आवेदन पत्र है जो राम या ब्रह्म के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। राम या ब्रह्म के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि हमें अपना लीजिए हे प्रभु, ठीक है। पूरी तरह से हम अपने अहंकार और जो हमारा हमारे अंदर जो ईर्ष्या है, देश है, दुर्भावना है, उसको हम समर्पित कर रहे हैं आपके ऊपर, हमको अपना लीजिए। तो वही बात है, अज्ञेय की असाध्य वीणा से तुलना करते हो आप लिखेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल्स भी मैंने बता दिए, स्टेटमेंट भी वियोगी हरि वाला कितना लिखना है, इतना ही लिखना है, इतना लंबा चौड़ा आप लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये करके इसको लिखिए, इसका आंसर लिखिए आप लोग, ठीक है। सारे लोग इसका आंसर लिखिए और डिस्कशन ग्रुप में डालिए, देखा रहे कि आप लोग समझ पा रहे हैं चीजों को कि नहीं, ठीक है। तो ये करिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग रीतिकाल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो एकदम परेशानी होना है, आराम से चीजें खत्म होंगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।